गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम से सोल्व करेंगे जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और उनके अंदर अपन ने रिलेशनशिप देखा था। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अपन ने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बीटा से रिप्रेजेंट किया था और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया था, और ये बोला था कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट बना के यहां लिख सकते हैं, चाहे बी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट is the product of stepwise stability constant। और उसके अंदर अपन रिलेशनशिप दे रहे थे, अगर मेरा बीटा 3 की मैं बात करूं तो मेरा बीटा 3 हो जाएगा K1 K2 और K3 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा। और अगर इसी चीज को मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं तो लॉग बीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा लॉग K1 K2 K3। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछ लेते हैं वो अपने को पता होनी चाहिए, तो वो देखेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, द लॉगरिथमिक स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ निकल H2 का NH3 का होल 6 प्लस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज, मतलब स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है K1 K2 K3 4, और पूछा है कैलकुलेट फॉर दिस, और कैलकुलेट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स अगर अपन बात करेंगे तो अपने को ये भी पता है कि ये अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये चारों के चारों लिगेंड एक साथ इसके साथ रिएक्शन करेंगे। एक साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये भी अपने को पता है। स्टेप वाइज अगर मैं इसके लिए मान लेता हूं बीटा B4 दे देता हूं, B4 मैंने दिया कि ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हुआ ये आएगा NH3 का होल 4 H2O का होल 2, ये डिवाइडेड बाय NiH2 का होल 6 इसकी कंसंट्रेशन और NH3 की कंसंट्रेशन, ये हुआ बीटा 4। और मुझे पता है इस चीज को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाई बाई K3 मल्टीप्लाई बाई K4, क्योंकि इनका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये, और ये हो गया मेरा B4 बराबर K1 K2 K3 K4। और आपको लॉगरिथमिक स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया गया है, तो मैं लॉगरिथम अगर निकालूंगा तो लॉगरिथमिक इसके लिए निकालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, लॉग B4 के लिए हो जाएगा लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4, ये है। तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉग B4 इक्वल टू लॉग K1, लॉगरिथमिक K1 कितना दे रखा है 2.67 प्लस 2.12 प्लस 1.61 प्लस 1.07, इसका ओवरऑल कितना आएगा बताइए। इसका ओवरऑल आ जाएगा अराउंड 7.47, 7 8 8 2 10 10 7 17 17 1 7 8 8 1 2 3 5 तो 7, ये आ गया मेरा लॉगरिथमिक ऑफ B4। इसके लिए कैलकुलेट कर लिया मैंने। इस कॉम्प्लेक्स के लिए मेरा ये आ गया log B4 इक्वल टू 7.47। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच की जाती है।
अब आ रहा होगा समझ में कैसे क्वेश्चन। और देखिए 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद आपको खुद को समझ आने लग जाएगा किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर रिलेशनशिप देखते हैं, किस तरीके से इनसे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सिमिलरली अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है फॉर द रिएक्शन ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गिवन बिलो। आपको 4 रिएक्शन दी गई हैं, चारों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K1, K2, K3 और K4। CuCl4 की रिएक्शन Br के साथ करवाने पे एक Cl को रिप्लेस कर देता है Br, इसी तरीके से दूसरा Br दूसरे Cl को रिप्लेस कर देता है, एक और Br तीसरे Cl को रिप्लेस कर देता है और बाद में लास्ट में जाते हुए 4th Br एक बचा हुए Cl को भी रिप्लेस करके ये प्रोडक्ट बनाता है। बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन, कि K क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये K दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर 3 लिगेंड एक साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा। मतलब ये रिएक्शन देखने से मुझे पता लगता है ये K क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट मुझे पता है किसके इक्वल होता है, K1, K2, K3, K4। तो अपने को यहां तक दिया गया है ये, अगर ये बनेगा तो ये किस किस का प्रोडक्ट होगा, K1 का भी होगा, K2 का भी होगा और K3 का भी होगा। तो मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, माई K इक्वल टू K इज द प्रोडक्ट ऑफ K1, K2 एंड K3, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ K1 इंटू K2 इंटू K3, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू द K1, K2 एंड K3। आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आया बात समझ में, ये करिए। और देखिए सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन, तो देखिए ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने लिखा है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने इससे पहले स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाई, उससे पहले भी मैंने मेटल कार्बोनाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, उससे पहले मैंने नेमिंग से रिलेटेड IPSC नेम्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के और ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए थे। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो अच्छी प्रॉब्लम्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। द कॉम्प्लेक्स दैट वायलेट्स द सिडविक्स रूल ऑफ EAN। आपको EAN रूल को कौन सा फॉलो नहीं करता वो है। इससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको EAN रूल का पता तो होना चाहिए। EAN रूल वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं जिनके अंदर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का हो सकता है, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टोन का ले सकता है, जीनोन का ले सकता है और रेडोन का ले सकता है। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रेडोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करते हैं, ऑर्गन का नहीं। EAN रूल को 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते टाइम मेटल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। जब EAN बोलेंगे तब मेटल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलेंगे तब उसके ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर भी वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना चाहिए। दैट विल ऑलवेज फॉलो दैट ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अपने को 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, चारों कॉम्प्लेक्स का पहले तो अपनी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते किसको है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं आयरन के साथ 6 साइनाइड और उसके कॉम्प्लेक्स के बाहर पोटेशियम। तो आयरन के साथ 6 साइनाइड और उसके बाहर 4 पोटेशियम का जुड़ा होना बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बात समझ आता है। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड
का स्ट्रक्चर अपने को EAN, जब भी कभी किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का EAN निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल और मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, ये होता है EAN निकालने का तरीका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इसका मेटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्योंकि जब भी कभी ये निकालेंगे आप उसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने पे मैं इस काउंटर आयन को हटा देता हूं, मुझे पता है ये कितना चार्ज देके जाएगा इसको, -4, और जब ये -4 चार्ज देके जाएगा, ओवरऑल -4 चार्ज तभी आ सकता है जब इस मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। क्यों? क्योंकि एक साइनाइड के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, 6 साइनाइड के ऊपर -6 में से इसका +2 गया, ओवरऑल कितना चार्ज आ गया, -4, और पोटेशियम ने -4 ही तो दिया था। इट मींस इन फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर मेटल आयरन मेटल का कॉम्प्लेक्स का आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयरन मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 24। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर आयरन इज 26, क्योंकि एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो मैंने इसका लिखा 24 प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिखा +6 और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 6 से कितना हो गया, ये इसका कितना आ गया, 36। ये कॉम्प्लेक्स तो EAN फॉलो करता है, इसका कितना है, 36, दैट इज क्रिप्टोन। बात समझ आता है। इसी तरीके से इसका देखेंगे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन, तो देखिए अपन हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट, और ये कितना है, 3rd, और यहां पे क्लोराइड है 3rd। अगर मैं क्लोराइड लिखूंगा तो इसका मतलब ये कितना है, 3। क्यों? क्योंकि ये 3 लिखूंगा, क्लोराइड 3, तो ही तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, और जो +3 चार्ज आएगा वो कोबाल्ट का है, क्योंकि अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। मैंने इस कॉम्प्लेक्स को, इस IPAC नेम का कैसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया, इधर देखिए, आप सब लोगों को आना चाहिए। पहले वाले का तो हो गया, दूसरे वाले का कैसे लिख रहा हूं, मुझे दिया गया है हेक्साएमीन मैंने लिखा NH3 का होल 6, कोबाल्ट मैंने लिखा कोबाल्ट, ब्रैकेट बंद, और लिखा क्लोराइड। अब मैं कह रहा हूं क्लोराइड 3 आएगा, आप बोले क्लोराइड 3 क्यों आएगा, क्योंकि मुझे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो मैं इस कॉम्प्लेक्स के बाहर 3+ चार्ज लिख सकता हूं। 3+ चार्ज क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह कंसीडर होता है। जब ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह कंसीडर होगा तो ये 3 चार्ज मैंने यहां पे लिख दिया, और ये 3 चार्ज प्लस ये सेटिस्फाइड, ये 3+ चार्ज किससे सेटिस्फाइड कर सकता हूं, मैं क्लोरीन से। ये 3+ चार्ज मैंने Cl3 करके सेटिस्फाइड कर दिया। क्लियर? अब इसके अंदर देख लीजिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आयन, कोबाल्ट 3+ के अंदर कितना होता है, कोबाल्ट अगर +3 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 27 में 3 गया, 24 बचा, तो मैंने 24 लिखा, प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितना, हेक्साएमीन 6 बॉन्ड बनाता है, मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी कितना हो गया, 36। इसका मतलब ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है, ये तो दोनों ही EAN को फॉलो करते हैं। बात समझ आता है? अब देखिए ये टेट्राएमीन कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स, कॉपर सेकंड सल्फेट, इसके अंदर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले वो देखेंगे। इसका हो गया कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्राएमीन NH3 का होल 4, कॉपर, और ये आ गया सल्फेट।
क्लियर। और मुझे पता है इस कॉपर के पास कौन सा चार्ज होगा, सल्फेट इसको कौन सा चार्ज देके जा रहा है, +2, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 27। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 27 प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितने हैं, 4, क्योंकि 4 एमीन जुड़े हुए, 4 अगर एमिनो ग्रुप जुड़े हुए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 35। ये तो EN रूल फॉलो नहीं करता, इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन पोटेशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। डाई क्लोरो मैंने लिखा Cl2, डाई ऑक्सिलेटो मैंने OX का ये लिख दिया, और पोटेशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और मेरे को लिखा हुआ है पोटेशियम, ये मैंने लिख दिया पोटेशियम। ये पोटेशियम कितना आएगा, ये डिपेंड करता है इस मेटल की कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे 2 माइनस चार्ज, एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, 2 माइनस चार्ज, एक ऑक्सिलेटो ये होता है C डबल बॉन्ड O- C डबल बॉन्ड O-, एक ऑक्सिलेटो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 ऑक्सिलेटो पे कितना चार्ज हो गया, -4, -2 -6, और -6 कोबाल्ट के 3 बच गए, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -3, और अगर -3 चार्ज आ गया तो ये पोटेशियम कितने पोटेशियम जुड़ के इस -3 को सेटिस्फाइड कर सकता है, +3। मतलब कहने का मतलब हो गया, अगर मैं ये सब हटा दूं तो मैं यहां K3 भी लिख सकता हूं। बात समझ आया या नहीं? ये क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन के अंदर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है बाकायदा, मैं इसको बिना फॉर्मूला लिखे भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं उससे, जिससे आपको IPSC नेम दिया गया है तो कंपाउंड लिखना आ जाए, केमिकल फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना आ जाए, अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो नेम बनाना आ जाए, सारी चीजें क्वेश्चन डिस्कस करते, एवरीथिंग शुड गोज अराउंड, सारी चीजें उसके आसपास की डिस्कस होनी चाहिए। अब देखिए अगर ये मैंने किया तो पोटेशियम कोबाल्ट 3+ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24, मैंने लिखा 24। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है टोटल नंबर ऑफ इस मेटल के लिए, 2 तो ये, और दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, और एक ऑक्सिलेटो कितना ऑक्सिलेटो लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2, 1, क्यों, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कीप इन माइंड दैट बाइडेंटेट लिगेंड क्या करता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितने लिगेंड है, 2, मतलब 4 तो ये बॉन्ड बनाएगा, 2 ये 6, और 6 का कितना हो गया 12, 6 × 2। चाहे इसको मैं ओपन करके ये लिख दूं, इसका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 2 प्लस इसका कितना है, अकेले का 2 है तो 2 का कितना हो गया 4, तो 4 × 2 कितना हो गया 24 + 4 + 8 36। ये भी EN फॉलो करता है। ये 4 क्या लिखा है मैंने, ऑक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सिलेटो 2 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2, ये क्या लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 ये और ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मेटल के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। हमेशा अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट। अब देखिए खत्म, सी विल बी द आंसर। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। वॉयलेट कौन कर रहा है, ये आपको वॉयलेट ही पूछा है, अनुपालना नहीं करना, खत्म। इधर देखिए अपने को दिए गए 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, बोल रहा है विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्स दैट आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से बनाते हैं। तो ये देखेंगे अपने को, पहली चीज तो आउटर स्फीयर,
और इनर स्पेयर होते क्या हैं? आउटर स्पेयर द कॉम्प्लेक्स which use inner d orbitals. Hybridization, in hybridization, or sorry, outer complex in which outer d orbitals used इन हाइब्रिडाइजेशन, और इनर स्पेयर के अंदर क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्सेस इन विच यूज इनर स्पेयर, इनर डी ऑर्बिटल्स, यूज। कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि अंदर के जब डी ऑर्बिटल काम आते हैं मेटल के, तब तो होता है इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स, और जब बाहर का होता है तो आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। अब अपन अगर बात करें, 4 कॉम्प्लेक्स अपने को दिया गया है। पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 का होल 6 3+। अगर ये मेटल कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अब अपन लिख सकते हैं ऑर्गन नॉर्मल। अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो होता है 3d8 3d7 4s2, लेकिन अपने को किसका दिया है? 3+ का। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में यहां से खत्म करता हूं और 1 इलेक्ट्रॉन में यहां से निकालता हूं, बच गया 3d6 4s0, और 4 अगर सेल स्टार्ट हो गया तो 4p0 4d0, वो भी अपने को पता है इसी सेल के सब सेल हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वी कैन राइट। अगर मैंने ये लिख दिए, अपने को पूछा क्या कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल्स यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर मैं इसको लिखूंगा d6 4s0 4p0, और ये बाहर का डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे हैं। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉनिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जुड़ा है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए मेरा यहाँ पे d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड मेरा है NH3, इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और d6 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, अगर d और ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट हो तो ये क्या करते हैं, आपस में रीअरेंज होके इस तरीके से बना लेते हैं, 6 के 6 पेयर में आ जाते हैं और 2 वेकेंट ऑर्बिटल छोड़ देते हैं। ये इसमें चला जाता है और ये इसमें चला जाता है और 2 ऑर्बिटल खाली रह गए। इसका मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से लिगेंड के केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे हैलाइड्स जितने भी लिगेंड की तरह काम करते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और एक वाटर मॉलिक्यूल, और एक और याद रख लेना सल्फाइड। ये लिगेंड जब भी मेटल के साथ जुड़े होते हैं वो हमेशा वीक फील्ड की तरह काम करते हैं। मेटल का इनका औकात नहीं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, मेटल की इनकी लिगेंड की ताकत नहीं है। और इनकी ताकत होती है कब, अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का 3 या 3 से ज्यादा हो, तब हो सकता है, तब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो एक पर्टिकुलर केस है, नहीं तो नहीं होता है। मैंने इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाया, ये मेटल प्रोवाइड करवाया 2 वेकेंट ऑर्बिटल, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद लिख दिया ये 2 ये 1 ये 3 ये, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड अप्रोच कर रहा है 6। मैंने 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाया, 3 और 1 4 और 2 6 के लिए क्या हो गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर स्पेयर। मैंने यही तो बोला है कि कॉम्प्लेक्स विच यूज द इनर डी ऑर्बिटल्स, इनर यूज कर रहा है D2sp3। इसी तरीके से इसके अंदर निकालेंगे, इसी तरीके से इसके अंदर निकालेंगे, क्यों डिस्कस करते हैं इस पे। ये देखिए ये दोनों आप निकाल लेना, दैट इज योर होमवर्क।
इसके अंदर अगर निकल का कॉम्प्लेक्स में देखूं, निकल NH3 का होल 6 2+, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, निकल 2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3D8 4S0 और आर्गन, यही हुआ। इस आर्गन के लिए ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूं, एट, और अपने को पता है डी भी खाली होता है, ये मैंने 4S0 4P0 4D0 ये सब लिख देता हूं मैं। मुझे ये चेक करना है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होके अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है नहीं। क्वेश्चन ही ये बोल रहा है, मैं कह रहा हूं ये लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्रिएट कर देगा, ऑर्बिटल्स कैसे बना देगा, ऐसे एक ऑर्बिटल अंदर का प्रोवाइड करवा सकता है, एक ये, तीन ये और एक ये, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या तो डी दोनों के दोनों अंदर के काम में लेगा या दोनों के दोनों बाहर का काम में लेगा, एक अंदर का और एक बाहर का, ऐसा कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते टाइम लिगेंड ऐसे अप्रोच नहीं करता, एक अंदर के डी ऑर्बिटल से एक बाहर के। नो, मेरी बात को समझना, इसका मतलब जब भी कभी ये इस तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। किसी भी मेटल के पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो, उसके अंदर कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चाहे कैसा भी लिगेंड आ जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने क्या बोला, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि D6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए D के 2 ऑर्बिटल काम आएंगे। अपने को पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म हो गया कि D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, इन दोनों में से ही होगा, और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। बात यही है, लेकिन चेक करना है D2 अंदर वाला है बाहर वाला है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाना। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, मेटल पेयरिंग करके एक ही ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा सकता है, एक ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाते हैं, ये लिगेंड अप्रोच ही नहीं करता, बोले मुझे या तो दोनों अंदर के चाहिए या दोनों बाहर के। दिस कॉम्प्लेक्स कैनॉट फॉर्म बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझिए। तो कहने का मतलब, पहले तो एक पॉइंट लिख लेंगे इधर, जनरलाइज पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल हो, इफ मेटल और मेटल आयन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and octahedral shape, then always outer sphere, ये याद रख लेंगे, outer sphere complex forms बनता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्ट। और जब आउटर स्फीयर बनेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये भी पता लग गया है पैरामैग्नेटिक बनेगा या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ये दो, एक, तीन, ये क्या हो गया, सॉरी, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या पेयरिंग करेगा, नो, मैंने नो कर दिया, तो ये एक काम में आएगा, तीन ये काम में आएंगे और दो ये काम में आएंगे, ये ऑर्बिटल मिलके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3d2 आएगा इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर स्फीयर। आंसर क्या आ जाएगा, डी। ऐसे आउटर, बाकी सारे इनर स्फीयर हैं, दो आप चेक कर लेना, एक मैंने बताया, आउटर स्फीयर किस में बनेगा, इसमें, ऐसे।
इतना करिए, चैप्टर और वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।